हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। जेके एसएसबी का आपका एग्जाम जो है वो 28 जून को आपका एग्जाम है। तो उससे पहले अपने आप को असिस्ट करने के लिए 39 फुल टेस्ट अवेलेबल हैं। तो जितना हो सके उतना टेस्ट दीजिए ताकि आप अपने वीक एरिया पे काम कर सकते हैं। और एमसीक्यू क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, उसके लिए आपको इस नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ एप्टीट्यूड इन अ पर्सन? इट इज इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल पोटेंशियलिटी फॉर फ्यूचर। इट डिस्क्राइब द पास्ट, इंडिकेटिव what has been done. C, it is the capability to modify environmental circumstances. D, it will forecast the success of a person. आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। और हाँ, क्लास को जो है वो एक बार आप सभी बच्चे शेयर जरूर करना और साथ में आपको आंसर्स भी करना है। तो चलिए दीजिए आंसर, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका। एवरीवन क्लास को शेयर करते रहिए और साथ में आंसर भी करना। चलिए, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ एप्टीट्यूड इन अ पर्सन। तो इट इज इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल पोटेंशियलिटी फॉर अ फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में पेशेंट का जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी क्या पोटेंशियलिटी, उसका नॉलेज, उसकी प्रोग्रेस, सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन। बहुत ही इजी, मुझे लगता है इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। विटामिन आपको पता है माइक्रो न्यूट्रिएंट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सी चीज पूछी गई है भाई आपको कि वाटर सॉल्यूबल कौन से विटामिन जो है वो यहाँ पर होते हैं। तो आप सभी को पता है फेट सॉल्यूबल विटामिन, विटामिन ए डी ई के, है ना। बाकी बचे हुए कौन से, वाटर सॉल्यूबल। तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा एवरीवन, सभी, ठीक है। तो ए डी ई के, ए डी ई के ये फेट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और बाकी बी कॉम्प्लेक्स पूरा, बी कॉम्प्लेक्स प्लस उसके साथ में विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो यहाँ पे विटामिन सी और बी यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर एंड वायरस इज नोन एज। आंसर करिएगा कि ये थोड़ा आपके माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आंसर करिए क्या राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा चीज जो आप जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और उसके स्पोर को भी डिस्ट्रॉय करता है, ऐसा वन एंड ओनली एक ही होता है। मोस्ट इसका हिट का एग्जाम्पल होता है जिसको हम ऑटोक्लेव उसको बोलते हैं, या स्टरलाइजेशन प्रोसेस हम उसको बोलते हैं। बाकी कार्बोलाइजेशन नहीं होगा, डिसइंफेक्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। ये डिसइंफेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है बट उसके स्पोर को नहीं। डीकंटामिनेशन यानी कि ऐसा एनवायरमेंट बनाना या फिर कंटामिनेशन फ्री वाला जो एनवायरमेंट होता है वो। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी हॉट एयर, ओवन, ड्राई हीट, रेडिएशन, ये सारी चीजें जो होती है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। लेकिन ऑटोक्लेव ही एकमात्र ऐसा है जो क्या करता है, स्पोर को भी किल करता है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 मिनट तक हम ऑटोक्लेव करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, गाउन, ग्लव्स नहीं, गाउन वगैरह जो होता है, इंस्ट्रूमेंट भी इसके अंदर स्टरलाइज होते हैं, ठीक है, ताकि रीयूज किया जा सके। नेक्स्ट है, द इन्फेक्शन दैट आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक प्रोसीजर आर कॉल्ड। ऐसा इन्फेक्शन जो डायरेक्ट थेराप्यूटिक प्रोसीजर यानी कि कोई आप आईवी लगा रहे हो, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हो, कैथेटराइजेशन कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, उस टाइम पे उसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ये पूछा गया है सिंपल सा। तो इडियोपैथिक तो बोलेंगे नहीं, सिस्टमिक इन्फेक्शन यहाँ पर होगा नहीं, लोकल भी नहीं होगा। तो ये आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन होता है, जो प्रोसीजर के दौरान होता है उसको हम आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, पेशेंट एडमिट हुआ है, 48 आवर्स के बाद में कोई इन्फेक्शन होता है तो हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को बोलते हैं, का कारण ई कोलाई होता है। नेक्स्ट, which one of the following is an amphipathic lipid and the parent molecule for the synthesis of a steroid in the body?
ग्लूकोकाइनेज कोलेस्ट्रॉल, हेक्सोकाइनेज या सक्सिनेट थियोकाइनेज। आंसर करिएगा एम्फीपैथिक एम्फीपैथिक लिपिड कौन सा होता है? आंसर करिएगा एम्फीपैथिक लिपिड। तो देखिए यहाँ पे जो एम्फीपैथिक जो लिपिड होता है उसको कोलेस्ट्रॉल का ही ये कंटेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये दोनों कंटेंट होते हैं और यही कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो स्टीरॉयड हार्मोन भी बनाता है। ठीक है, यही कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉयड हार्मोन कोर्टिसोल, ठीक है, कोर्टिसोल वगैरह होता है और वो यही कोलेस्ट्रॉल बनाता है। एसेंशियल कंपोनेंट है फिजियोलॉजिकल नीड के लिए, लेकिन अगर इसका लेवल बॉडी में बढ़ता है तो ये कार्डियोवास्कुलर या फिर कार्डियोवास्कुलर मेनली इंपॉर्टेंट जो होता है वो कार्डियोवास्कुलर या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह की सिचुएशन बढ़ाता है। इसीलिए यहाँ पे उसको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है लैक्टेड फॉर्म बाय ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, लैक्टेट जो होता है एक शुगर कंटेंट है, आपको पता है। ठीक है, लैक्टेट जो होता है वो बनता है ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या बनता है? लैक्टेट इन स्केलेटल मसल। कौन सी मसल में? स्केलेटल मसल। एंड इरिथ्रोसाइट इज ट्रांसपोर्ट टू द लीवर एंड किडनी, यानी कि आरबीसी जो होता है उसका काम क्या होता है? क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज बनता है और स्टोर कहां पर होता है? लीवर के अंदर स्टोर होता है। किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये आपको पता है। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे बताई गई है कि लैक्टेट जो है, ठीक है, वो टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है कहां पर? स्केलेटल मसल्स में। एंड उसके बाद में इरिथ्रोसाइट आरबीसी जो होती है वो उसको ट्रांसपोर्ट करती है कहां पर? लीवर के अंदर एंड किडनी के अंदर, एंड रीफॉर्म ग्लूकोज एंड बिकम अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेशन इन टिश्यू। टिश्यू के ऑक्सीडेशन के लिए ग्लूकोज इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इरिथ्रोसाइट जो होती है उसको लीवर में लेके जाती है और ये रीफॉर्म होता है जब जब जरूरत पड़े बॉडी को, जब जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है ये रीफॉर्म होता है किडनी और लीवर के द्वारा। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही सिचुएशन, दिस प्रोसेस इज न, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंपल सा पूछा गया है, इस पूरी साइकिल को क्या बोलेंगे? ये आपका आंसर होगा, आंसर है। तो देखिए सिंपल सा ये प्रोसेस होता है और जब जब जरूरत पड़ती है तो नया ये साइकिल तो चलती है, उसके बाद में ये रिफॉर्म होता है ग्लूकोज, और जब टिश्यू को, बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तब ये ब्लड में वापस डालता है और वहां पे पहुंचाता है, इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। तो नियोजेनेसिस होता है, ग्लूकोजेनेसिस नहीं होगा यहाँ पे, ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इसको कोरी साइकिल बोलते हैं, एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तो कोरी साइकिल इसको बोलेंगे। आगे बढ़ने से पहले जेकेएसएसबी स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमसीक्यू क्रैश कोर्स N39 फुल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी पैटर्न, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा और डेली टेस्ट दीजिए, अपने आप को असिस्ट करिएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट है श्वान सेल आर। श्वान सेल कहां पर पाई जाती है? आंसर करिएगा श्वान सेल, एवरीवन। चलिए, तो श्वान सेल जो होती है एक तरह की न्यूरल सेल है, न्यूरॉन के अंदर पाई जाती है श्वान सेल। ठीक है ना, ये रिपेयर भी कर सकती है श्वान सेल, प्लस ये माइलिन शीट बनाने का भी काम करती है। ठीक है, जो श्वान सेल होती है वो माइलिन शीट बनाने का भी काम करती है और इसका सेम काम जो होता है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नर्व फाइबर का काम करती है, तो बी कर, बाकी कार्डियक मसल नहीं है, स्केलेटल नहीं, लिम्फोइड नहीं है, न्यूरल सेल है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेडुला। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होता है? एड्रिनल ग्लैंड, रीनल के ऊपर ग्लैंड यानी कि किडनी जो होती है उसके ऊपर ग्लैंड होती है, इसको इसीलिए इसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसमें एक कॉर्टेक्स पार्ट होता है, एक होता है मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है उसके अंदर आपकी कोर्टिकोस्टीरोइड, एल्डोस्टेरोन, ठीक है,
कोर्टिकोस्टेरॉइड, एल्डोस्टेरोन वगैरह हो गया, कोर्टिसोन, ये सारी चीजें यहां पर सिक्रीट होता है। और मेडुला के अंदर सिक्रीट होता है इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन जो कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है, एल्डोस्टेरोन जो रहता है ब्लड के अंदर या जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरॉइड एक तरह के स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। तो देखिए कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन ये तीन कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। ये वाला जो है एपिनेफ्रिन जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, इपिनेफ्रिन को जिसको हम एड्रिनालिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिलीज होता है एड्रिनल के मेडुला वाले पार्ट से। नेक्स्ट है asymmetrical contracted pelvis due to arrested development of one ala of sacrum is known as। हर एग्जाम में पूछा जाने वाला एंड मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा? वन आला ऑफ सैक्रम, एक आला ऑफ सैक्रम जो है वो यहां पे एब्सेंट है, दोनों नहीं, एक। आंसर करिएगा एवरीवन। तो देखिए अगर दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ये कंजेनिटल डिफेक्ट होता है, अगर दोनों एब्सेंट होते हैं तो इसमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है, लेबर का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसको हम रॉबर्ट पेल्विस बोलते हैं, जिसमें बोथ आला ऑफ सैक्रम जो है वो एब्सेंट। नेगल पेल्विस में एक एब्सेंट जो यहाँ पूछा गया है। रिचियाटिक पेल्विस जो होता है वो रिकेट्स वाले जो बच्चे होते हैं जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसमें रिचियाटिक पेल्विस देखने को मिलता है, ठीक है। काइपोटिक पेल्विस, काइपोसिस जो होता है उसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर में, क्योंकि काइपोसिस मतलब इंक्रीज एक्सागरेशन ऑफ द थोरेसिक स्पाइन, ठीक है, तो उस एक्सागरेशन की वजह से क्या होता है, पेल्विस का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, उसको एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं उसमें पता लग जाता है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। वन आला एब्सेंट है, नेगल्स पेल्विस दोनों गायब है, रॉबर्ट पेल्विस। नेक्स्ट है हिस्ट्रोसाल्फिंजोग्राफी इज इंडिकेटेड फॉर असेसमेंट ऑफ। हिस्ट्रोसाल्फिंजोग्राफी जो होता है नाम से ही पता चल रहा है किसके असेसमेंट के लिए इसको यूज करते हैं, आंसर करिएगा एवरीवन। तो देखिए ये एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है, डाई को इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद में इसके अंदर यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, इन सभी को इसके अंदर देखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे ट्यूबल की पेटेंसी को देखने के लिए ये टेस्ट करते हैं। सी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है इन 20 मिनट कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट साउंड, असरेशन जो है एक्सीलरेशन ऑफ 10 बीट पर मिनट अबव द बेसलाइन ऑफ फॉर 10 सेकेंड, ड्यूरेशन इज रिकॉर्डेड। What will be your interpretation of the non-stress test? NST आपको पता है 36 वीक के आसपास गेस्टेशनल एज में ये NST परफॉर्म करते हैं। क्यों? इसमें देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो लेबर की, या बच्चा जो है स्पेशली वो लेबर के प्रोसेस के लिए रेडी है या नहीं, क्योंकि लेबर में कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होते हैं तो बच्चे की फीटल हार्ट रेट कम हो सकती है, इसीलिए ये चीज जो है वो देखी जाती है। तो चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? इसका एम यही होता है कि फीटस में कॉन्ट्रैक्शन के दौरान किसी भी तरह का कोई हाइपोक्सिया तो नहीं होगा, फीटल की हार्ट रेट तो कम नहीं हो जाएगी, ये सारी चीजें जो है वो इसमें देखी जाती है। तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। और इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर जो होता है वो लगाया जाता है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके पेट के ऊपर, ठीक है। लगभग 20 से 40 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट और फीटल के मूवमेंट को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, किसके अंदर, एनएसटी को। कितने टाइम के लिए, 20 से 40 जो है वो यहाँ पे 20 से 40 मिनट तक ये परफॉर्म करते हैं। आंसर करिएगा। 32 सप्ताह में भी किया जाता है इसको। तो देखिए यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं, मैं आपको दोनों फॉर्म बता देती हूँ। यहाँ पे एक तो एनएसटी का रिजल्ट हम देते हैं कि भाई एनएसटी रिएक्टिव है यानी कि नॉर्मल है, यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, याद रखिएगा, रिएक्टिव एनएसटी यानी कि नॉर्मल, ये चीज याद रखिएगा, यानी कि कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे वो नॉर्मल आएंगे। तो यहाँ पे 32 से 36 वीक के आसपास इसको परफॉर्म करते हैं, पेट पे बांधते हैं, 20 से 40 मिनट के लिए फीटल की हार्ट रेट देखा जाता है इसके अंदर। क्लियर है? 20 मिनट के अंदर कम से कम 2 बार, ठीक है, 20 मिनट में कम से कम 2 बार, याद रखिएगा। 20 मिनट में कम से कम कितनी बार,
2 टाइम्स होना चाहिए। दूसरा इसे फीटल हार्ट रेट जो होती है वो 15 बीट पर मिनट या उससे ज्यादा हो, कम ना हो। बेसलाइन बोल रही हूं, बेसलाइन कितना होना चाहिए कि फीटस की जो हार्ट रेट है वो मोर देन 15 बीट पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, 15 बीट पर मिनट तो होना ही चाहिए, मतलब कि ज्यादा हो सकती है बट कम नहीं, और यह 15 से ज्यादा भी हो सकती है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब नॉन रिएक्टिव यानी कि एब नॉर्मल कौन सा होगा? नॉन रिएक्टिव, यानी कि याद रखिएगा रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव मतलब कि एब नॉर्मल। ठीक है, एब नॉर्मल में क्या होगा, या तो 15 बीट पर मिनट से कम हो जाए, ठीक है, फीटल की हार्ट रेट, और ये 20 मिनट में 2 बार, 2 से ज्यादा बार हो, 20 मिनट में मोर देन 2 टाइम्स अगर ऐसा होता है तो ये नॉन रिएक्टिव होता है, यानी कि फीटस जो है वो लेबर के लिए परफेक्ट या लेबर के लिए रेडी नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो सकती है, गेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, फीटल के मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, पोस्टम प्रेगनेंसी है, तो ऐसी सिचुएशन के संकेत जो है वो ये देता है। ये फीटल की वेलबींग के लिए ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। आप रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव का थोड़ा ध्यान रखिएगा बिकॉज ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज यहाँ पे पूछी गई है। अब आप लोग मेरे हिसाब से आसानी से आंसर इसका कर पाओगे कि क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। आंसर करिए, चलिए आंसर करिए क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है इन 20 मिनट कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक, आपने 20 से 40 मिनट रखते हैं तो हमने 20 मिनट के बाद देखा कि असलेरेशन यानी कि 10 बीट पर मिनट आ रहा है और अबोव द बेसलाइन फॉर 10 सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो पहले तो ये एबनॉर्मल है। अब एबनॉर्मल को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिएक्टिव। यहां पे नॉर्मल को हम रिएक्टिव बोलते हैं, ये चीज मत भूलना। नॉर्मल है, सारी चीजें 15 से ज्यादा बीट होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीजें जो है वो रिएक्टिव एनएसटी है, पर यहाँ पे 10 बीट पर मिनट से ज्यादा है तो ये नॉन रिएक्टिव एनएसटी। ये थोड़ा सा ध्यान से सोच के याद करिएगा। वजाइनल हिस्टेक्टोमी इज इंडिकेटेड इन, वजाइनल हिस्टेक्टोमी यानी कि यूट्रस फेलोपियन ट्यूब को जो हटाया जाता है वजाइनली, वो इंडिकेटेड क्यों है? आंसर करिएगा। क्या एंडोमेट्रियोसिस यानी कि एंडोमेट्रियम में किसी भी तरह का कोई इंफेक्शन वगैरह हो गया है तो जरूरी होता है, या फिर ओवेरियन सिस्ट है या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा? नहीं। ठीक है, अगर यूट्रस प्रोलैप्स हो गया, बाहर आ गया है, तब तो हटाना ही पड़ेगा वजाइना से, कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। अगेन जेकेएसएसबी स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोर्स एंड टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, जाइए आप लोग अपना पढ़ना शुरू कर सकते हैं वहां पर। और याद रखिएगा आपने थियरी बहुत पढ़ ली है, मल्टीपल चीजें पढ़ ली, अब अपने आप को एनालिसिस का टाइम है, तो टेस्ट दीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि आप अपने आप की अपने वीक एरिया पे काम कर पाओ। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बहुत सारी क्लासेस फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है जेकेएसएसबी का, तो जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।